नमस्कार। भारत की राजनीति में गुरुवार का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा। हिमाचल और गुजरात के नतीजे आए, साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी थे, उनके भी नतीजे आए और इस नतीजे ने सबको जश्न मनाने का मौका दिया। भाजपा गुजरात जीतकर खुश है, कांग्रेस हिमाचल जीतकर खुश है, समाजवादी पार्टी यूपी में 3 सीटों को जीतकर खुश है, वही आम आदमी पार्टी भी जश्न मना रही है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। हमारे साथ चित्रमणि राठौर जी हैं। सर, स्वागत है आपको। इस नतीजे ने सबको जश्न मनाने का मौका दिया और आम आदमी पार्टी भी खुश है कि वो राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिल गया। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं और कितनी बड़ी कामयाबी है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल गुजरात में जब चुनाव प्रचार में गए, वो कागज पर लिख करके उन्होंने 27 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये कहा था कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी यहाँ जीतने वाली है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मोमेंटम और माहौल बनाने के लिए था। असल चीज़ यही था कि असल बात यही थी कि गुजरात में वो इतना वोट और इतनी सीटें लाना चाहते थे ताकि उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाए। और ये बात कल ही प्रकट हो गई थी जब दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में बोर्ड लग गया था कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने की बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत। और आज वही हुआ। करीब 13% वोट मिले और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का प्रोसेस क्या है और कब ये मिलता है? ये बड़ा सिंपल है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट हासिल कर ले, 6% से, हाँ, और 2 सीटें कम से कम विधानसभा की जीत ले, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। यानी 4 राज्यों में कोई पार्टी अगर स्टेट पार्टी बन जाए तो वो खुद ब खुद राष्ट्रीय पार्टी, पंजाब, इनके पास दिल्ली है, दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार लगातार चल रही है। पंजाब है, जिसमें इसी साल की शुरुआत में इन्होंने जीता था। गोवा में जो अभी मार्च में जब चुनाव हुआ था, उसमें ये तीसरा ऐसा राज्य बना था और चौथा अब गुजरात बन गया। तो इसीलिए इनको लगता है कि ये राष्ट्रीय दल बन गए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब चूंकि एक शेर है ना कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। वाह। तो केजरीवाल पहले कहते थे कि हम दिल्ली के लिए रहेंगे। दिल्ली के बाद गुजरात, पंजाब गए, गोवा में कोशिश की, गुजरात में कोशिश की। तो अब 2024 का जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो इनके सामने ये कहने के लिए होगा कि देखो, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष या नेता या संयोजक हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, और तब एक सबसे बड़ा फायदा, राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय दल में कोई फर्क नहीं है। मूलभूत फर्क यह है कि जब वो राष्ट्रीय पार्टी का होते हैं तो एक इम्प्रेशन बनता है, और दूसरा टेक्निकल एक फायदा ये है कि चुनाव आयोग देश के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ेंगे, ये झाड़ू पे ही लड़ेंगे। अगर ये क्षेत्रीय दल होते तो हो सकता है कि अगर ये पंजाब बिहार में लड़ें तो कोई और सिंबल दे देता, तमिलनाडु में लड़ते तो कुछ और सिंबल देता। अब ये पूरे देश में कहीं लड़ेंगे तो एक झाड़ू के ही सिंबल पर लड़ेंगे, इनका सिंबल नहीं बदलेगा, हर जगह एक ही रहेगा। राष्ट्रीय पार्टी बनने से इनको एक भी बड़ा फायदा है। ठीक, मतलब बड़ी कामयाबी है आम आदमी पार्टी। कामयाबी है, एक इम्प्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, परसेप्शन बड़ी चीज़ है, और राजनीति इम्प्रेशन और परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। आप देखिए कि बीजेपी इस खेल में माहिर है। बीजेपी कैसे जीतती गई, गुजरात, कम से कम गुजरात में तो प्रचंड जीत मिला। 27 साल के से वो जीतती आ रही थी, 22 साल से तो लगातार सत्ता में थी। बावजूद इसके वो जीत रही है। बीजेपी का एक नैरेटिव बना है, एक इम्प्रेशन बना है। केजरीवाल अगर वहाँ 13% वोट और 5 सीटें जीत पाए तो वो भी एक इम्प्रेशन बना करके जीते। तो अब राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के बाद उनका ये इम्प्रेशन और एक लोगों के बीच जाकर अपने को अभिव्यक्त करने की शक्ति और साहस दोनों बढ़ेगा। सर, गुजरात में भाजपा सालों से सत्ता में है और इस बार फिर से वापसी कर रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी वाली जो लहर है, जो वोटर्स हैं, ये वोट कहाँ से आ रहे हैं भाजपा को? पिछली बार से भी अच्छा इन्होंने इस बार परफॉर्मेंस दिया। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुए थे, गुजरात में विधानसभा चुनाव के, वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद पहला चुनाव था। लेकिन उस समय गुजरात में कई चीज़ें चल रही थी। सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस समय गुजरात में किसानों का पाटीदार आंदोलन चल रहा था।
पाटीदार गुजरात के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली जाति माने जाते हैं, जिनमें से भूपेंद्र पटेल भी आते हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। उस समय जो पाटीदार का आंदोलन था, उस आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा था, वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे हार्दिक पटेल। अच्छा। उस समय ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, प्रधानमंत्री खुद एक अपने को पिछड़े जाति का नेता हैं और पिछड़ी जाति का बताते हैं। हाँ। नेता तो पूरे देश के हैं। हाँ। ओबीसी से अल्पेश ठाकुर जैसा युवा निकला। हाँ। दलितों में जिग्नेश मेवाड़ी थे। इन तीनों की तिकड़ी ने एक किस्म का गुजरात में जो युवा है, युवाओं के बीच एक नया आलोड़न पैदा किया। अच्छा। एक चर्निंग शुरू हुई। अच्छा। कि क्या 17 साल से हम एक ही राज देखते रहेंगे या बदलाव करेंगे। दलितों का के वोट का जो जिग्नेश मेवाड़ी की मैंने की, 2017 में चुनाव हुआ, 2016 में ऊना में एक घटना घटी थी। वो घटना बहुत बड़ी सिंबॉलिक घटना थी। वहाँ 4 दलितों की पीठ की खाल इसलिए उधेड़ दी गई थी कि वो चूँकि गाय भैंस की खाल उतारने का काम करते थे, तो वहाँ पर ये मान लिया गया कि इन्होंने गो हत्या की है, गोकशी की है, इसलिए कर दी गई। उसकी एक अलग बेचैनी थी। फिर राहुल गांधी की पदोन्नति होने वाली थी। वो उसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष ही थे, लेकिन था कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी। कांग्रेस में उस समय संगठन महामंत्री की हैसियत से अशोक गहलोत पूरी शक्ति से जुड़े हुए थे। कांग्रेस में अहमद पटेल उस समय थे। और इस चुनाव में इनमें से कोई चीज़ नहीं थी। ये हुई एक बात। दूसरी बात कि इस चुनाव में कांग्रेस में ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई वो तो थी ही नहीं। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि दूसरा नेता जो हार्दिक पटेल, जो बड़ा नेता था इनका, पाटीदार समाज का, वो बीजेपी में चले गए। अल्पेश ठाकुर बीजेपी में चले गए। इनके साथ साथ जो बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गुजराती अस्मिता से अपने को जो जोड़ रखा है, वो बहुत काम आया। और इसमें भी, इससे भी बड़ी बात एक ये भी है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, वो राजनीति कई बार चीख चीख करके नहीं की जाती, वो चुप्पे चुप्पे भी हो जाती है। अच्छा। वो राजनीति कैसे हुई, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बिल्किस बानो केस है। बिल्किस बानो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जो बलात्कार के दोषी थे, जिनको अदालत ने दोषी ठहराया था, बिल्किस बानो 2002 के दंगे की वो अभागन पीड़िता है, जो उस समय गर्भवती थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने मार दिया गया था। उसमें जिन लोगों को दोषी ठहराया गया था, उन लोगों को छोड़ दिया गया। इस पर किसी भी दल ने, एक ओवैसी को छोड़कर किसी भी दल ने ठीक से आवाज़ नहीं उठाई। राहुल गांधी ने एक आवाज़ उठाया, लेकिन स्टैंड नहीं लिया। और केजरीवाल ने तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं की। यानी ये गुजरात में सबको था कि गुजरात की राजनीति हिंदुत्व की धीमी आंच पे पक रही है। अच्छा। तो आप हिंदुत्व के आधार पर जब राजनीति पक रही हो, तो उसमें जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी है वही जीतेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम भी थोड़ा थोड़ा उसमें अपना शेयर ले लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। जो उसमें सबसे पारंगत है, कुशल है, बीजेपी उसमें सबसे आगे है, इसलिए वो बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बना। यकीन मानिए दोस्तों, गुजरात चुनाव के नतीजों का इससे सटीक और बढ़िया विश्लेषण कुछ हो ही नहीं सकता। ये आप नोट भी कर सकते हैं, आप कुछ और वीडियोस देख लीजिए, लेकिन इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। सर, एक और सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं के मन में क्या चल रहा होगा? वो जीत से खुश होंगे, हिमाचल को जीत कर, या फिर गुजरात चुनाव को हार कर दुखी होंगे? मतलब कौन सा भाव उनके ऊपर हावी होगा, खुशी वाला या हार के गम वाला? पता नहीं, मुझे तो लगता है कांग्रेस भावना में इस समय जीती भी है कि नहीं जीती है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस बेहद निष्क्रिय पार्टी हो गई है। हाँ। जिन लोगों को ये लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और राजनीति शास्त्र में मेरी गहरी दिलचस्पी रही है। मैं राजनीति शास्त्र का घोषित विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा है। और संसदीय लोकतंत्र में दुनिया में अगर कोई चाहता हो कि उसे जीवित रहे, वो मजबूत रहे, तो उसके लिए पहली शर्त है कि सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहे।
लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में विपक्ष इस समय बेहद कातर, दीनहीन और अकर्मण्य नजर आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 1947 से लेकर 1977 तक एक पार्टी लगातार राज करती रही, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 77 से 80 के बीच एक सत्ता परिवर्तन हुआ। 80 से 89 तक फिर 10 साल तक कांग्रेस की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार रही। उस समय जो विपक्ष के नेता थे वो सीट के मामले में जरूर कमजोर पड़ते थे, वोट उनको कम मिलते थे, लेकिन उनकी बेचैनी या लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उनका बर्ताव, उनका साहस वो साफ साफ दिखता था। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की कांग्रेस, जिसकी आपने चर्चा की, उसके साथ क्या है कि वो जमीन पर लड़ते हुए नहीं दिखती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है, ये लग सकता है एक किस्म की खुशी की भी बात होगी कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि कम से कम जो विपक्ष के दल हैं वो भी जीते, किसी एक का एकाधिकार न हो। लेकिन वो जीत कांग्रेस की जीत से ज़्यादा बीजेपी की हार ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के, सत्ता विरोधी लहर और माहौल के ज़्यादा स्थितियाँ बनी थीं और बीजेपी वहाँ अपने पार्टी के अंदर तीन फ्रैक्शन में बटी हुई थी। एक अध्यक्ष जेपी नड्डा, दूसरा फ्रैक्शन अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी धूमल जी, और तीसरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। धूमल तो प्रचार करने के लिए जाने को तैयार नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में आप जीत नहीं सकते थे। कांग्रेस वहां पर इसी तरह से जीती। कांग्रेस ने सर वादों का पिटारा भी खूब खोल दिया था ना, 1 लाख नौकरी देंगे, 1500 रुपये देंगे, ओपीएस लागू करेंगे और तमाम चीजें जो तो क्या गुजरात में नहीं किया था? गुजरात में क्या कहा था कि हम आएंगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे। देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस का यदि नेतृत्व, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। हाँ। अगर ये राजनीतिक यात्रा नहीं है तो फिर गुजरात में आप एक ही दिन के लिए 2 रैलियां करने के लिए क्यों गए? अगर आप चुनाव प्रचार के लिए गए तो एक राजनीतिक रैली हुई। हाँ। उसके बाद वहां पर दोनों जगह बीजेपी जीत गई, ये दूसरी बात है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सारी सीटें जीत जाए, लेकिन राहुल गांधी अगर राजनीति में है तो उनको राजनीतिक यात्रा ही नहीं, राजनीतिक प्रचार भी करना चाहिए और पूरी तरह से करना चाहिए। उन्होंने जो अपनी यात्रा निकाली, आपको याद होगा बिल्कुल शुरुआत में भी, आज से 2 महीने पहले भी मैंने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यही बातचीत करते हुए कहा था एबीपी लाइव पे ही कि ये पदयात्रा राहुल गांधी ने बहुत गलत समय पर शुरू किया है और केरल, कन्याकुमारी से कश्मीर की जगह ये 2 अक्टूबर को पोरबंदर से या साबरमती आश्रम से शुरू करते और गुजरात की ही यात्रा की होती तो मुझे ये भरोसा है, जो गुजरात के लोगों का जो माहौल दिख रहा था चुनाव में, कि चुनाव के नतीजे ये नहीं होते जो आज हुए हैं। तो लेकिन क्या हुआ, इसमें एक चीज़ बताऊं, इसमें मूलतः क्या है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखती है। उसका नेतृत्व, उसके नेतृत्व की स्थिति गिलहरी की तरह है। अच्छा, जैसे गिलहरी, कभी आप सड़क पर चलिए और देखिएगा, वो 2 कदम जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छा इसमें किस्सा है। पंजाब के सबसे तेजस्वी और सबसे प्रतापी राजा हुए थे रणजीत सिंह। अच्छा, रणजीत सिंह एक बार अपने रथ से जा रहे थे, रथ के पहिए के नीचे आकर एक गिलहरी मर गई। वो अपने रथ से उतरे, वो काफ़ी उदार राजा और शासक थे। उन्होंने अपने साथ जो भी उनके दरबारी चल रहे और सचिव चल रहे थे, पूछा कि ये गिलहरी क्यों मरी। सब ने अपने कारण बताए। किसी ने कहा कि वो उसका भाग्य में मरना ही लिखा था, किसी ने कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली थी कि आपके रथ के नीचे आकर के मरी। सब ने अपने अपने कारण दिए। अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि नहीं, वो गिलहरी इसलिए मरी कि वो दुविधा का शिकार थी। अच्छा, वो तय ही नहीं कर पा रही थी कि उसको आगे जाना है या पीछे जाना है। कांग्रेस का नेतृत्व ये तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसे चुनावी राजनीति को ठीक से करना है या फिर समाज बदलने वाली राजनीति को ठीक से करना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। पदयात्रा इस देश में शंकराचार्य ने भी किया था, वो विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था।
पदयात्रा महात्मा गांधी ने भी की, उस यात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनका लक्ष्य, उनका मिशन स्पष्ट था, कोई घालमेल नहीं था। यात्रा विनोबा भावे ने भी की थी, उनका भी स्पष्ट था। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़े रहेंगे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। तो सर, क्या राहुल गांधी ने गुजरात में जहां रैली की वहां वो अपनी सीटें हार गए? हाँ, वो दोनों जगह पे जहाँ की थी वो आज हार गए, जो ये बड़ी चुनाव के बात है। नतीजे आए। ये बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हार जाना, देखिए चुनाव में इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए थे चंद्रशेखर, वो कहते थे कि जो नेता चुनाव हारने से डरता है उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी पदयात्रा की थी और राहुल गांधी से बड़ी पदयात्रा की थी, दिल्ली में खूब भीड़ भी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते तो जो गुजरात में बीजेपी के खिलाफ जिन लोगों के मन में होगा आक्रोश होगा, जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले होंगे, उनको लगता कि चलो ये हमारे लिए आएगा आदमी, ये हमारे लिए लड़ रही है कांग्रेस, ये राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो उनको वोट देते। सीट कितनी आती है बात की चीज़ है, लेकिन उनको भी एक उत्साह होता है कि बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ कोई तो खड़ा है, एक राहुल गांधी तो हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि कापे करूं श्रृंगार मोरे पिया अनहर। अच्छा, किस पे श्रृंगार करें, मेरा तो पति अंधा है। तो जो वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, जिनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ एक अल्टरनेटिव राजनीति गुजरात में खड़ी होनी चाहिए, उस राजनीति को खड़ी करने के लिए जिन नेताओं का होना चाहिए था, कांग्रेस की तरफ जो लोग देख रहे होंगे वो देख रहे हैं कि उनका नेता तो उनके बीच है ही नहीं। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए ज़्यादा खराब स्थिति है। मैं अब भी कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत गई, ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस से इस देश को ज़्यादा आशाएं हैं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उस मजबूती के लिए जरूरी है कि कांग्रेस का नेतृत्व दार्शनिक राजनीति न करे, वो व्यवहारिक राजनीति करे और 24/7 वाली वो राजनीति करे जिसमें जनता के लिए, जनता की समस्याओं का उसके पास समाधान हो और जनता से उसका सीधा जुड़ा हो। सर, जब नतीजे आ गए हैं तो क्या हम ये माने कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है, क्योंकि भाजपा में तो सेंधमारी नहीं है। पिछली बार भाजपा का वोट पिछली बार गुजरात में पिछली बार 47% था, इस बार वो 52-53% हुआ, 5% से 5.5% बढ़ा है। कांग्रेस को पिछली बार 41% वोट मिला था, इस बार करीब 28% मिला है, 27 पॉइंट कुछ % मिला है, यानी 13% कम हुआ है। आम आदमी पार्टी को 13%, 12.5-13% के करीब वोट मिला है। तो आम आदमी पार्टी को वही वोट मिला है जो कांग्रेस को मतलब पिछली बार मिला था। तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 3 काम किया। पहला काम किया, जीतने वाली बीजेपी को और भारी बहुमत से जिताया। दूसरा काम किया, हारने वाली कांग्रेस को और बुरी तरह से हराया। और तीसरा काम किया, अपने लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया। सर, मैं कहीं पढ़ रहा था तो किसी का आकलन था कि भाजपा ने जो है सो इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी पर खूब हमले बोले कांग्रेस की तुलना में, और भाजपा की भी एक कोशिश थी कि आम आदमी पार्टी लाइमलाइट में है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, ये उनकी रणनीति थी। बिल्कुल। अब ये देखिए कि मैंने जो कुछ अभी कहा वो सारी चीजें तो सामने आ गई ना, इसी से साफ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग जब एक बार पहले बात कर रहे थे तो हम लोग इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा दोनों का वोट काटेगी। ये बात सही और ये जो नतीजे जो 150 वाला जो है, ये तो मतलब अनुमान नहीं लगा पाया कोई भी, शायद हम और आप भी नहीं लगा पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा पाए। और देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चुनाव से पूर्व आप सिर्फ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका अनुमान सही हो, लेकिन एक चीज़ ये भी हमें याद रखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति की थी। लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाने, नोट पर तस्वीर लगाने से लेकर के सारी चीज़ें, मंदिर मंदिर तक घूमना, अपने को कृष्ण जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन अपनी भी पैदाइश बताना अरविंद केजरीवाल का, ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन इससे ये लगा था कि कहीं वो हिंदू वोट काटेंगे, लेकिन मैंने आज ही अभी कहा कि जब 3 दुकानें सजी हों तो जो असली जिसके बारे में हो कि यही असली है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो आदमी वहीं जाएगा।
जब हिंदुत्व की राजनीति होगी तो उस राजनीति में बीजेपी को कोई नहीं पा सकता। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अगर चाहेगी कि हम हिंदुत्व की राजनीति करके बीजेपी को हरा देंगे तो वो गलतफहमी में होंगे। आम आदमी पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहने से मैं इसलिए भी चकता हूँ कि वो एक ऐसी पार्टी है जो किसी विचारधारा पर नहीं बनी है। वो एक ऐसी पार्टी है जो विशुद्ध अवसरवादी जिसका विचार है। कांग्रेस के साथ कम से कम ये है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। कांग्रेस का इस देश के विकास में, इस देश की आज़ादी में, इस देश के मूल्यों को बनाने में, इस देश को जोड़ने में एक ऐतिहासिक भूमिका रही है। और कांग्रेस आज भी इस देश के गांव-गांव में उसका आधार है। तीसरी एक बात और भी है कि कांग्रेस की एक सेक्युलर क्रेडेंशियल रही है। उसके नेताओं ने बार बार उस क्रेडेंशियल को तोड़ा, यह दूसरी बात है, लेकिन पार्टी की एक रही है, आम आदमी पार्टी की नहीं रही है। तो आम आदमी पार्टी से इस चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ। और अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले ही बीजेपी दफ्तर में नड्डा जी भी आम आदमी पार्टी पर खूब लानत मलानत कर रहे थे कि एक पार्टी आई थी गुजरात का अपमान करने के लिए। वो बोल जरूर रहे होंगे, लेकिन शायद मन ही मन बड़ा प्रसन्न रहे होंगे कि तुम आए, आप आए तो बीजेपी में बाहर आए, आप आए तो बाहर लाए बीजेपी के लिए बाहर लाए। हाँ जी। तो सर अब ये बताइए कि कांग्रेस के नेताओं को क्या करना चाहिए ताकि भाई इतनी बुरी मैं कोई हालत तो कांग्रेस ना का हो, प्रवक्ता मतलब तो हूँ नहीं इतना जो कांग्रेस के ये बारे में एकदम ये बोल- ऐतिहासिक है। भाजपा की जीत भी ऐतिहासिक है और कांग्रेस की हार भी ऐतिहासिक है। कांग्रेस के नेताओं को नेता से पहले नेतृत्व को कुछ करना पड़ेगा। हाँ। कांग्रेस का नेतृत्व सबसे पहले तो अपने उसकी विजिबिलिटी दिखे, वो लोगों के बीच रहे। ये जो दूसरी बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये यात्रा चूंकि चल रही है, इससे कहा जा रहा है कि इम्प्रेशन बना है। अब ये यात्रा अगर राहुल गांधी देशव्यापी यात्रा कर रहे हैं तो कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम नेताओं को अपने अपने स्तर पर लोगों से जुड़ने में जुट जाना चाहिए। तीसरी बात है कि कांग्रेस को अपने उस क्रेडेंशियल पर ही खड़ा रहना चाहिए जो उसका मूल है। जिस पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने खड़ा किया हो, उस पार्टी के नेता, भले ही आज नेहरू गांधी परिवार हैं, खड़गे जी के अध्यक्ष बन जाने के बावजूद, उन पर अभी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है इस काम के लिए। हाँ सर, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में बीजेपी अगर जयराम ठाकुर की जगह अनुराग ठाकुर को सीएम का फेस बनाती तो क्या नतीजों में कुछ बदलाव दिखते? ये 25 का आंकड़ा जो कम से कम 30-32 तक पहुंचता, वो क्या लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चुनाव के समय में बदल देने से सब कुछ बदल जाए। कांग्रेस तो बिना सेनापति के चुनाव लड़ रही थी। अगर ये बात सही है कि गुजरात में उन्होंने बदल दिया और गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल दी, बावजूद इसके गुजरात में बदल गया। राजनीति में कोई ये विज्ञान गणित की तरह कोई फार्मूला नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab ही होगा। राजनीति में यही बीजेपी है जिसने कि गुजरात में चुनाव से 1.5 साल पहले या 1 साल पहले पिछले साल पूरी कैबिनेट बदल दी। ये मुख्यमंत्री जो थे रूपाणी को ही नहीं, उनके कैबिनेट के एक भी सदस्य को, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेता तक को, सबको हटा दिया। प्योर पहली बार जो लोग आए थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। एकदम जो कभी मंत्री नहीं रहे उन सबको मंत्री बनाया। वहाँ ये हिट क्लिक कर गया, वो 156 सीटें जीत गई। लेकिन अब आप इससे पहले 23 साल पहले 24 साल पहले चलिए, 1998 में दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा को हटाकर बीजेपी ने ज़्यादा दिखने वाली, उस समय की ज़्यादा लोगों टीवी पर ज़्यादा दिखने वाली, बीजेपी की ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। वो दिल्ली को बचा नहीं सकी, तो अनुराग ठाकुर बचा लेते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे हिमाचल में 68 विधानसभा सीट है और 21 सीटों पे जो है बागी प्रत्याशी खड़े हुए थे, भाजपा के बागी नेता थे और शायद भाजपा बेचैन भी थी। आप देखिए कि पीएम मोदी को फ़ोन करना पड़ा निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने के लिए। मोदी ने खूब ताबड़तोड़ रैलियां भी की, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को भाप गई थी, मुझे लगता है कि जो है सो हिमाचल हमारे यहाँ से छिटक रहा है, क्योंकि बेचैन थे नेता, लगातार फोन कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा,
2015 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था दिल्ली का, उससे पहले 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी लोकसभा में जीत कर आई थी। दिल्ली की सातों सीटें जीती थी। मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब, कि हम लोग बुरी तरह हार रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर किरण बेदी हार जाए। तो मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे होगा। उसी तरह से जब 2015 का चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो बीजेपी के एक नेता जो हमारा बिहार में जो शाहाबाद का एरिया है पूरा, सासाराम, कैमूर, उधर गए थे बीजेपी के लिए, दूसरे राज्य के हैं। मैंने उनसे पूछा क्या स्थिति है। उन्होंने ये बताया कि हम ये सीट हार जाएंगे, साफ दिखता है। तो नेताओं को बहुत अच्छे से पता होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जमीन पर रहते हैं। बीजेपी को पता होगा, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ये सोचकर नहीं बैठ जाती है कि अरे हम हारी जाएंगे क्या। वो लड़ती है। कांग्रेस को ये एक जो एग्रेशन चाहिए या फिर एक किलर इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस को जरूरत है, बीजेपी को नहीं है। सर, अब आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और तीनों ये राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का वजूद है। एमपी में तो सरकार भी बना लिया था इन्होंने, बाद में तख्ता पलट हो गया। राजस्थान में इनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए अब जो अगला चुनाव होने वाला कितना आसान है, और इसका जो नतीजे आए हैं इसका असर क्या पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? आप एक चीज़ देखिए कि कर्नाटक, राजस्थान में चुनाव कब है? अगले साल होगा, अभी 1 साल है ना। बीजेपी ने, हाँ 23 के लास्ट में है। बीजेपी ने जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तभी अपनी रथ यात्रा सभी 200 सीटों पर राजस्थान में शुरू कर दी। कांग्रेस राजस्थान में क्या कर रही है? अभी आपस में लड़ रही है। राहुल गांधी अधिकतम होता है तो दोनों नेताओं को, चाहे ये अशोक गहलोत हों और सचिन पायलट, उनको गले लगा देते हैं। राहुल गांधी एक बहुत ही उदार किस्म के नेता या दिल के अच्छे नेता दिखते हैं, लेकिन दिल का अच्छा हो जाना ही राजनीति में सफल होने के लिए उसकी गारंटी नहीं है। गांधी से दिल का अच्छा कोई नहीं रहा होगा, लेकिन गांधी से ज़्यादा बेहतर दिमाग से भी कोई अच्छा नहीं रहा होगा। राहुल गांधी को उनके नाम में गांधी लगा है, कुछ तो सीखना चाहिए, लेकिन वहाँ कांग्रेस लड़ रही है। अभी गुजरात चुनाव पे हम लोगों ने इतनी बहस की, इतनी माथापच्ची कर ली। यूपी का चुनाव का नतीजा आया था 5 राज्यों का 10 मार्च को इसी साल। कांग्रेस के नेता 10 मार्च के बाद अभी नवंबर तक सुस्ता रहे थे। प्रधानमंत्री 11 मार्च को ही गुजरात चले गए। इस दौरान हर 11वें दिन प्रधानमंत्री गुजरात में रहे। आप देखिएगा कि बीजेपी तीनों राज्यों में अपनी पूरी ताकत कल से लगा देगी, मैं कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री का इधर कहाँ पर कार्यक्रम है, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन इतना तय बता रहा हूँ कि इन तीनों राज्यों पर, कर्नाटक समेत, जिस कर्नाटक में वो बहुत बुरी स्थिति में है, हो सकता है कि वो चुनाव हार भी जाए वहाँ, तो वो पूरी जगह ताकत झोंक देती है। कांग्रेस में वो निष्क्रियता दिखती है। अब लोग बीजेपी से ही बहुत खफा हों, जैसे हिमाचल में हुआ, उस तरह से अगर नहीं, हमें कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं रहने देना है, तभी कांग्रेस अपनी तरफ से प्रयास करती नहीं दिखती है। ये एक राजनीतिक एक परसेप्शन बन रहा है या दिखता है। ठीक है, अब देखना होगा कि इस परसेप्शन से कांग्रेस कैसे निकलती है। बाकी आज जो नतीजे आए हैं उसका मतलब क्या है, ये क्या कहता है, इसे आपने समझा। बेहतर चुनावी विश्लेषण किया हमारे विचित्रमणि राठौर सर ने। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।